हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फोसिल फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अब इनकी शॉर्टेज होने लगी है। और एस्टिमेटेड है कि प्रेजेंट रेट पे अगर हम लोग इसका जो कंजम्पशन है वही कंटिन्यू हम करते रहे तो ये रिजर्व्स जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और इससे भी ज़्यादा इनके यूज़ से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो हमें नीड है ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की जिससे पोल्यूशन भी ना हो और जो इनएग्जॉस्टेबल हो, जो हमेशा हमारे पास रहें और हम उनको यूटिलाइज़ करते रहें। तो इनमें से ही कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सारे जो है ये रीन्यूएबल है, मतलब इनको बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो सोलर एनर्जी क्या है? सन की जो हीट और लाइट हमारे अर्थ पर पड़ती है उससे हम अगर टैप कर लें और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें तो हमारी बनेगी सोलर एनर्जी। इसके हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं? सोलर सेल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये सेल्स जॉइन किए जाते हैं सोलर पैनल से और पावर जनरेट करते हैं जब इन पे हीट पड़ती है। हीटिंग के बाद और लाइटनिंग के पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने की, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया जो है वो ब्लेस्ड है सनराइज़ से। लगभग 250 डेज से भी ज़्यादा इंडिया में फुल टाइम सनब्राइट रहती है, मतलब लगभग दिन के ऐसे 8 घंटे तो ज़रूर होते हैं जब सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं वो इजीली सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकती हैं। और सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं सोलर हीटर के थ्रू, सोलर कुकर्स के थ्रू, सोलर ड्रायर, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये चीज़ हम लोग कुकिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि सोलर कुकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, मिरर लगे होते हैं। इसमें तो सोलर पैनल दिया हुआ है, मैं आपको सोलर कुकर का खुद से एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें क्या होता है, मिरर पे आके सोलर एनर्जी पड़ती है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है उस जगह पर, उस कुकर पे जिसमें खाना पकने के लिए रखा गया है। तो मिरर से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो के इतना ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है कि हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और खाना पक जाता है। इसी तरीके से जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें सोलर सेल लगाए जाते हैं जो सोलर एनर्जी को, जिसकी सोलर एनर्जी से हीट जनरेट होती है, उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें सोलर एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये हैं कि इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी और पोल्यूशन नहीं करती है, नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं होती हैं, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि काफ़ी महंगी है और डिफ्यूज्ड सोर्स है, सो गैस वेस्टेड। महंगी है कैसे कि जो सोलर पैनल को लगाने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। बिना सोलर पैनल लगाए तो आप नहीं यूज़ कर सकते सोलर एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड सोर्स का मतलब ये है कि ट्रॉपिक्स पे तो बहुत ज़्यादा है, इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मगर पोल्स में और काफ़ी सारे हिली एरियाज़ में, ऐसे रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा कम है और एक पॉइंट पर नहीं पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर। जैसे कि एक ट्रॉपिकल एरिया भी है, उसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं पड़ती है, उसमें भी पूरे के पूरे सरफेस पे पड़ती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पड़ती है तब उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये एक डिफ्यूज सोर्स है। अब हमारा पढ़ते हैं हम विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी भी इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। विंड मिल्स जो है वो सदियों से यूज़ करी जा रही हैं ग्रिंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर। मतलब ग्रिंडिंग ग्रेन्स हम लोग, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 6 में। उसमें हम लोग क्या करते हैं या फिर आपने घर में भी देखा होगा, गेहूँ साफ़ करने के लिए एक हस्क टाइप का होता है, मतलब एक पट्टा सा समझ लीजिए आप, उसमें गेहूँ रखते हैं, खड़े होके उसको छानते हैं और हवा की सहायता से जो उसके अंदर वो जो हस्क होता है ना, जो चावल के ऊपर चढ़ा होता है, गेहूं के ऊपर चढ़ा होता है, वो उड़ के चला जाता है। तो विंड इस तरीके से, विंड और इसी टाइप का जो प्रोसेस है वो विंड मिल में भी यूज़ किया जाता है गेहूं को, चावल को साफ़ करने के लिए। और वाटर की लिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही समय से इसको यूज़ किया जा रहा है विंड एनर्जी को। मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट करती हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी मूविंग जो टर्ब वो है सॉरी जो मूविंग विंड मिल है, उसकी जो एनर्जी है वो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है
और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। विंड फार्म्स जो है वो क्लस्टर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारी विंड मिल्स लगाई दी जाती हैं। ये कई बार कोस्टल रीजन्स में भी लोकेटेड होते हैं, माउंटेन पासेस पे भी लोकेट होते हैं। ऐसी किसी भी जगह ही लोकेट हो सकते हैं जहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी है, विंड की जो गति है चलने की, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। इस बुक में हमें मतलब 8th क्लास है ना, इसलिए कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं बताया गया है, सिर्फ हिंट दी गई है कि ये सारी चीज़ें होती क्या क्या है। इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा नहीं बता सकती अभी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम 8th के पर्पज़ से ही पढ़ रहे हैं। अब जो विंड फार्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं हमें नीदरलैंड्स में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में, और इंडिया में भी है। नागरकोइल वाला जो एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर है, और राजस्थान में काफ़ी सारी जगह पर हैं जहाँ पर भी विंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से चलती है। वहाँ पर विंड फार्म्स को लगाया जा सकता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर पावर एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स को, जो उसमें नेचुरली अकर करते हैं, उसकी एनर्जी को जब हम हार्नेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर। तो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, इनके न्यूक्लियाई के जो एटम्स हैं हम एनर्जी को हार्नेस करते हैं। ये जो फ्यूल होते हैं इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है किन्हीं 2 3 4 किन्हीं चीज़ों का जुड़ जाना। फिजन का मतलब होता है चीज़ों का टूट जाना। तो इसमें जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम जब टूटता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में इस वजह से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। तो ग्रेटेस्ट जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, वो है यूएसए और यूरोप। इंडिया के राजस्थान और झारखंड में हमें लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं यूरेनियम के, और थोरियम हमें मिलता है मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें थोरियम कहाँ मिलता है, केरला मोनोजाइट सैंड्स में। यूरेनियम कहाँ मिलता है हमें हमें राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हमें कालपक्कम का एग्जांपल दिया हुआ है। अब तो और भी काफ़ी सारी जगह खुल गए हैं। कालपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश और कैगा कर्नाटक। ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लोकेट है। वैसे तो जो लेटेस्ट वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मगर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें प्रोसेस बताया है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे होता है। तो देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ये सबसे पहले जो है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है न्यूक्लियर फिजन की वजह से। जो एटम्स हैं वो आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। फिर इस हीट से जो हीट निकल रही है उससे हम पानी को बॉईल करते हैं। जो पानी हीटिंग जो वाटर है वो यहाँ पे देखिए ऊपर हॉट वाटर, ये डायरेक्शन जा रही है एरो की, फिर यहाँ पे आगे जा रहा है, फिर यहाँ से ट्रेवल करके इससे स्टीम प्रोड्यूस की जा रही है, और उस स्टीम की सहायता से टरबाइन को रन किया जा रहा है। उस टरबाइन की जो एनर्जी जिससे टरबाइन रन हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फाइनली जनरेट हो रही है। टरबाइन के बाद हमारे पास जनरेटर लगाया जा रहा है, और जनरेटर से हमारा देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर बल्ब चल रहा है। तो ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। और सारे के सारे जो हैं जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें यही है मेनली प्रोसेस कि हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है, उससे जैसे पानी गर्म होता है वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, उस स्टीम से टरबाइन रन होती है, जनरेटर लगा होता है, उससे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टरबाइन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, चल रही है ना वो, तो मैकेनिकल एनर्जी का काम हो रहा है। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट होती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो ऑब्टेन की जाती है अर्थ से उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है अर्थ के इंटीरियर का वो धीरे धीरे मतलब बढ़ जाता है। जितना हम अर्थ के डीप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो कई बार क्या होता है हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे भी हमें महसूस होने लगता है। कई बार जो हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, पूगा वैली लद्दाख में है, और भी एग्जांपल्स हैं इसके। तो वो हॉट स्प्रिंग्स बन जाते हैं। तो हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। किस तरीके से, जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था कि हीटिंग होती है वाटर की, स्टीम जनरेट होती है, स्टीम से टरबाइन रन होती है, जनरेटर लगा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग जो हम कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए और हीटिंग के लिए, और बाकी दूसरे पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। यूएसए में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, और इसके बाद जो बड़ा पावर प्लांट है वो न्यूजीलैंड, आइसलैंड,
और फिलीपींस सेंट्रल अमेरिका में सिचुएटेड है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली लद्दाख में है। ये दोनों एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, पूगा वैली लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश। ड्यू देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ड इन फ्रांस, क्योंकि अब हम टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये याद रखना है कि पहला जो टाइडल एनर्जी का स्टेशन बिल्ड किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। अब टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है जब टाइड्स आती हैं। जो ओशन में टाइड्स आती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से आती हैं। तो कहीं हाई टाइड्स होती हैं और कुछ लो टाइड्स होती हैं, और इन्हीं टाइड की जो एनर्जी जनरेट होती है इसी को हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो देखिए हमें फिगर में पूरा प्रोसेस समझाया गया है। यहाँ से टाइड्स आ रही हैं, साइड में क्या कर रखे हैं इन लोगों ने, डैम बना देते हैं बहुत ही नैरो सा। और जब हाई टाइड आती है तो एनर्जी ऑफ टाइड्स जो है वो टर्न करती है टरबाइन को। बहुत ही तेज स्पीड्स की जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, पानी की जो मूवमेंट होती है उसको आप समझ लीजिए वेव या टाइड बोलते हैं हम लोग। जब टाइड्स आती है, हाई टाइड होती है, जब बहुत ऊपर की तरफ जाती है फिर वो नीचे आके गिरती है, और उसकी वजह से क्या है जो टरबाइंस लगी हुई होती है ना ओशन वाटर में वो मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन को मूव करना है, आप कैसे भी करवा सकते हैं। जो रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव लार्ज टाइडल मिल फार्म्स। इंडिया में कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ कच्छ में। अब बायोगैस क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल का डंक और किचन वेस्ट जो है वो सारा हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं गैशियस फ्यूल में तो हम उसको बायोगैस बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी बैक्टीरिया के बायोगैस डाइजेस्टर में। ये देखिए ये ना बायोगैस प्लांट का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें क्या है, स्लरी। स्लरी वही है जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम लोग गैस टैंक में डालते हैं, बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करता है, फिर इसमें से गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर कौन कौन सी गैसेस इसमें से एमिट होती हैं, मीथेन होती है और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए, जो प्रोड्यूस करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो इसमें हम लोगों का स्लरी गई, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया ने अपना काम किया, जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक जो मटीरियल बच जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मैन्योर होता है, बहुत एक्सीलेंट मैन्योर होता है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। उसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते, वो नेचुरल होता है वो। फिर इसमें हमें आगे बताते हैं कि हर साल ईच एनर्जी इज़ एवरीवेयर। हाँ ये देखिए, बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए भी। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, खाना भी बनाया जा सकता है इससे। फिर आगे हमें बताते हैं कि एनर्जी जो है वो हर जगह है, हमें बस उसको हार्नेस करना आना चाहिए कि वो हम लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकें उसको और यूजेबल बना सकें। each one of us can make a difference by not wasting energy। हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में एनर्जी को वेस्ट ना करके, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। फिर अब हम ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें एक टेबल दी हुई है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली, ये हम एक बार और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब विंड एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, पोल्यूट नहीं करती है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम काफ़ी लो कॉस्ट में इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेफ़ होता है ये और क्लीन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। जब विंड मिल चलती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है, तो इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन इससे होता है। और देखिए यहाँ पे लो कॉस्ट की जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट लो होती है, मगर इसको जब इनिशियली सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इनिशियल महंगा पड़ता है, बाद में सस्ता हो जाता है। और ये जो रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स हैं उसके रिसेप्शन में वो करती है, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा करता है विंड मिल्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं ना, काफ़ी ऊंची ऊंची विंड मिल्स बनाई जाती हैं, इसलिए ये रेडियो ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्मफुल टू बर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है तो बर्ड्स को समझ नहीं आता ये चीज़ क्या है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो जाती है। सोलर एनर्जी का हमने देख लिया था, टाइडल एनर्जी देखते हैं। एडवांटेजेस वही नॉन पोल्यूटिंग है, सारे के सारे ऑलमोस्ट ये जो है
नॉन कन्वेंशनल वाले ये नॉन पोल्यूटिंग ही हैं और इन एग्जॉस्टेबल या टाइडल एनर्जी हमें हमेशा मिलती रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। किस तरीके से? क्योंकि हम लोग को ओशन में इसके लिए टरबाइन लगानी पड़ती है और टरबाइन घूमती है जिससे कि काफ़ी वॉइस भी, आवाज़ें भी आती हैं और इसमें फंस के कुछ एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो वाइल्ड लाइफ के लिए है ये काफ़ी अच्छा नहीं है और डिफ़िकल्ट है हार्नेस करना। कहाँ ही इससे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अभी फ़िलहाल पोटेंशियल ही है, इससे कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की जाती है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा नहीं इसको यूज़ किया जाता है, नॉर्मल सा है। अभी फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है, इतना अभी यूज़ में नहीं आता। तो डिफ़िकल्ट टू हार्नेस इसलिए है क्योंकि एक तो टाइड्स कम ही जनरेट होती हैं, हमेशा तो होती नहीं है, और जहाँ पर भी होती है कई बार इनकी हाइट हो सकता है इतनी ना बन पाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। अब नॉन कन्वेंशनल में ये है न्यूक्लियर एनर्जी। एमिट्स एडवांटेजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमको देती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सपेंसिव है एक तो, और रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बायोगैस में एडवांटेजेस हैं कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है, ईजी है ऑपरेट करना, और बायो वेस्ट जो होता है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्यों? मीथेन होती है, इसमें मीथेन रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, इसलिए इससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है। जियोथर्मल एनर्जी एडवांटेजेस हैं कि क्लीन, इको फ्रेंडली और ऑलवेज अवेलेबल। ये एक तो इसका ये एडवांटेज है, क्लीन है, इको फ्रेंडली है, क्लीन है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है एनवायरनमेंट को, और इको फ्रेंडली भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि हर जगह लोकेटेड नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मिलेगा और उसके बाद भी इसको हार्नेस कर पाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। और फिर ट्रांसपोर्ट कर पाना किसी पहाड़ों में और पता नहीं किस किस जगह ये हमें मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। 3 पार्ट में बनाया चैप्टर, काफ़ी बड़ा था और थैंक यू, हो गया बस।